नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। जम्मू कश्मीर में सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू। घाटी में 19 अगस्त से खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। धारा 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने टाली सुनवाई। अदालत ने दाखिल की गई याचिका में बताई खामियां। दोबारा याचिका दाखिल करने का आदेश। देश को एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक से मुक्त बनाने के लिए मिशन के रूप में काम करेगा पर्यावरण मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। का लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाएंगे ठोस योजना। सभी हितधारकों को शामिल कर शुरू किया जाएगा अभियान। केरल, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति में सुधार। महामारी से निपटने को तैयार प्रशासन। मध्य प्रदेश में बाढ़ में अब तक 32 लोगों की मौत। कई इलाकों का संपर्क टूटा। भारी बारिश से राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिले प्रभावित। रवीन्द्रनाथ टैगोर का नए सिरे से निर्मित पैतृक निवास शामली भवन देश को समर्पित। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शांति निकेतन में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। रवीन्द्रनाथ टैगोर के योगदान को किया याद, बताया देश की महान विभूति। और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि आज। समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, अटल जी भारतीय लोकतंत्र की उत्कृष्टतम परंपराओं का प्रेरणा स्रोत। जम्मू कश्मीर सरकार का सचिवालय और दूसरे कार्यालय आज से काम करना शुरू कर दिया है, जबकि घाटी में स्कूल और कॉलेज 19 अगस्त से खुलेंगे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य में कल सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद सरकारी सचिवालय और अन्य कार्यालयों में सामान्य कामकाज बहाल किए जाने का निर्देश दिया। सरकार जुमे की नमाज के दौरान हालात पर नजर रखेगी और इसी के आधार पर आम लोगों के लिए भी प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिका में कई खामियां हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिका को खारिज किया जा सकता था, लेकिन रजिस्ट्री में 5 अन्य याचिकाएं भी हैं। याचिकाओं में खामियां सुधारने के बाद दोबारा याचिका दाखिल करने को कहा गया है और सुनवाई स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही राज्य में मीडिया पर लगाई गई पाबंदियां हटाने की मांग करने वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जम्मू कश्मीर में दिन प्रतिदिन स्थिति में सुधार हो रहा है और पाबंदियां धीरे धीरे हटाई जा रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दिशा में केंद्र सरकार को समय देना चाहिए। अधिवक्ता ML शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किए जाने को चुनौती दी है। वहीं एक पत्रकार की तरफ से दायर याचिका में पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट और लैंडलाइन सेवाओं समेत संचार के सभी माध्यमों को बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि राज्य में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए केंद्र सरकार को कुछ समय दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई 2 हफ्ते के बाद तय की थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जारी प्रतिबंधों के बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्वक मनाया गया। प्रशासन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह बिना किसी अप्रिय घटना के मनाया गया। मुख्य समारोह श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जहां राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने झंडा फहराया। स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समारोह में कई बड़ी हस्तियां भी पहुंची। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। जम्मू में भी लोगों ने धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया। उधर लेह लद्दाख में भी स्वतंत्रता दिवस का शानदार जश्न देखने को मिला। इस मौके पर लद्दाख के लोगों ने पारंपरिक नृत्य भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए
राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि केंद्र के फैसले के बाद लोगों को अपनी पहचान को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आर्थिक विकास और समृद्धि में आने वाली बाधाओं को हटा दिया गया है। इससे सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जम्मू व कश्मीर के निवासियों के बीच देश के शेष हिस्सों के साथ समानता और एकता की भावना आएगी। इस मुद्दे पर मैं जम्मू व कश्मीर के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी पहचान दांव पर नहीं है और न ही इससे छेड़छाड़ की गई है। देश की अर्थव्यवस्था की ताजा स्थिति को लेकर कल एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में वित्त मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और उनके मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अर्थव्यवस्था में मौजूदा नरमी और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा की। आर्थिक नरमी की वजह से अर्थव्यवस्था और रोजगार को नुकसान हो रहा है, इसलिए बैठक में आर्थिक नरमी में सुधार लाना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से संबोधन देने के बाद वित्त मंत्री के साथ अर्थव्यवस्था के मामले पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में लोगों से भारत को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त बनाने की अपील फिर से की है, जिसे ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस दिशा में की जा रही सभी पहलों और अभियानों की समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक ठोस योजना बनाएगा। प्रकाश जावड़ेकर फिलहाल ब्राजील के साओ पाउलो में हैं, जहां वो ब्रिक्स और बेसिक देशों की मंत्रिस्तरीय बैठकों में भाग लेंगे। ब्राजील के साओ पाउलो से जारी अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों की सहभागिता के साथ एक व्यापक सार्वजनिक अभियान शुरू किया जाएगा। इस संबंध में राज्य सरकारों समेत सभी हितधारकों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, ताकि इस लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से इसे एक जन अभियान में तब्दील करने के लिए ठोस योजना बनाई जा सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज एम्स पहुंचकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का हालचाल जाना। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पिछले सप्ताह से ही एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति शांति निकेतन में नए सिरे से बनाए गए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक निवास शामली भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस घर को नए सिरे से बनाया है। उपराष्ट्रपति ने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के जीवन के अलग अलग पहलुओं का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे उनके विचार, उनका साहित्य, उनकी कला और संस्कृति की समझ, उनका पूरा जीवन आज भी हमारे लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शिक्षा स्थली विश्व भारती दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को जीवंत करता है। उपराष्ट्रपति ने रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों को अपनाने और जीवन में उतारने की जरूरत पर बल दिया। Poetry, which often takes the form of melodious songs called Ravindra Sangeet, has transformed popular Bengali music with its particular combination of reflective language and compatible tunes. To Bengal, Tagore has been and remains an altogether exceptional literary figure, towering over all others. This is what people say. But I feel that he is an exceptional literary figure, towering all others of this country. With his translation of some of his poems, he became rapidly known in the West. His fame attained a luminous height, taking him across continents on lecture tours and tours of friendship. For India, especially Bengal, he is a great living institution, and for the world, he became the voice, the representative of India's spiritual heritage. He is indeed India's pride and glory. Santiniketan embodies Rabindranath Tagore's vision of a place of learning that is unencumbered by religious and regional barriers. Santiniketan was established in 1863 with the aim of helping education go beyond the confines of the classroom. Education is not for simple employment. Education is for enlightenment.
Education is for enhancement of knowledge. Education is for empowerment. And at the end, of course, education also is for employment. Unfortunately, nowadays, we are looking at education only for employment. It is an enlightenment. That's the purpose with which this institute has been set up. By 1921, Santiniketan slowly grew into one of the most revered universities of India, the Visva Bharati University. It remains the abode to some of the most creative minds in the country. Even now, Santiniketan was affectionately molded by Tagore on the principles of humanism, internationalism, and a sustainable environment. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सलाह देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एनसीईआरटी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान की प्रस्तावित स्थापना पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी में तेजी लाई जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूरू स्थित शास्त्रीय तेलुगु विशिष्ट अध्ययन केंद्र को और अधिक सशक्त बनाया जाए और इस केंद्र को किसी भी आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में स्थानांतरित किया जाए। उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत स्वीकृत विभिन्न शैक्षिक संस्थानों को जल्दी स्थापित किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उपराष्ट्रपति के सुझाव का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के साथ संयुक्त रूप से क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी की आधारशिला रखी थी। तब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू केंद्रीय शहरी विकास मंत्री थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुए और प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सभी को एक दूसरे से सीखने और मिलकर काम करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता भागीदारी देशों के बीच आपसी रिश्तों को भरोसे को और मजबूती मिलती है। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता में भारत के साथ रूस, चीन, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, सूडान और उज्बेकिस्तान की टीमों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता का खिताब भारत ने जीता है। राजनाथ सिंह ने भारत को इस प्रतियोगिता की मेजबानी का मौका देने के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजिंग समिति का आभार भी जताया। मुझे यकीन है कंपटीशन के दौरान सभी प्रतिभागियों को एक दूसरे से सीखने, अपने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। सेंट्रल एशिया के सभी देशों जैसे आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं, जिसमें व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी शामिल हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में हमारा और आपका साथ और अधिक बढ़ेगा। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पहली बरसी है। इस मौके पर पूरा देश राष्ट्र निर्माण में उनके अहम योगदान को याद कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि के मौके पर राजधानी दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल स्मारक में आज विशेष सभा का आयोजन हुआ। इस दौरान अटल जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में धर्म प्रार्थना सभा की गई। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति स्थल जाकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कई कैबिनेट मंत्रियों समेत अन्य गणमान्य नेताओं ने भी दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लंबी बीमारी के चलते पिछले साल 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी की पहली पुण्यतिथि के अवसर पर आदर्श पुरुष की स्मृति को नमन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी का कर्म शरीर, उनका शब्द शरीर आज भी अपनी संपूर्ण आभा में हमारे स्मृति में जीवित है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अटल जी भारतीय लोकतंत्र के उत्कृष्टतम परंपराओं के प्रेरणा पुंज थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की सात्विक मर्यादाओं के मूर्त रूप भी बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश अपने मानवतावादी युग दृष्टा नेता, सहृदय और ओजस्वी शब्द शिल्पी को
कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता रहेगा। और एक नजर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक सफर पर। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के ये बोल उनकी जिंदगी के फलसफे को बयां करते हैं। उन्होंने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व क्षमता के दम पर देश की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाजपेयी छात्र जीवन से ही राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और आजादी के आंदोलनों में हिस्सा लिया। ग्वालियर से शुरुआती शिक्षा हासिल करने के बाद वाजपेयी ने कानपुर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर किया और पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य, स्वदेश और वीर अर्जुन का संपादन किया। छात्र जीवन में ही वाजपेयी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए और आजीवन भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। 1968 से 1973 तक वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। विपक्षी पार्टियों के दूसरे साथियों की तरह उन्हें भी आपातकाल के दौरान जेल जाना पड़ा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में 1977 से 1979 तक वे विदेश मंत्री रहे। भारत में सदा से इस दौरान 4 अक्टूबर 1977 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा को हिंदी में संबोधित कर भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया। ऐसा करने वाले वाजपेयी पहले व्यक्ति थे। 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया। वाजपेयी इसके संस्थापक सदस्य और अध्यक्ष रहे। इस पद पर वो 1980 से 1986 तक रहे। इस दौरान वो बीजेपी संसदीय दल के नेता भी रहे। ये वाजपेयी के व्यक्तित्व और करिश्माई नेतृत्व का ही नतीजा था कि 1984 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 1989 के लोकसभा चुनाव में 85 सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी। भारतीय राजनीति को अलग दिशा देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 9 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए। वाजपेयी 1957 में पहली बार बलरामपुर संसदीय सीट से जनसंघ के टिकट पर लोकसभा सदस्य चुने गए। 16 मई 1996 को वो पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित न कर पाने की वजह से 31 मई 1996 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1998 तक वो लोकसभा में विपक्ष के नेता रहे। 1998 के आम चुनावों में सहयोगी पार्टियों के साथ उन्होंने लोकसभा में अपने गठबंधन का बहुमत सिद्ध किया और इस तरह एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। लेकिन गठबंधन से AIADMK की समर्थन वापसी से एक बार फिर उनकी सरकार गिर गई। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। जिसके बाद 1999 में लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के साझा घोषणा पत्र पर लड़े गए। इन चुनावों में वाजपेयी का नेतृत्व भी एक अहम मुद्दा था। गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ और वाजपेयी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली और पहली बार किसी गठबंधन सरकार ने केंद्र में अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन 2004 के चुनाव में NDA गठबंधन की हार हुई और 2009 में खराब सेहत की वजह से वाजपेयी ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कई अहम कदम उठाए। उन्होंने विज्ञान और तकनीक की प्रगति के साथ देश का भविष्य जोड़ा और जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया। परमाणु शक्ति को देश के लिए आवश्यक बताकर 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण किए। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range.
वाजपेयी के लिए राष्ट्रहित हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर रहा। इसी वजह से उन्होंने परमाणु कार्यक्रम की आधारशिला रखने वाली भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सराहा। वाजपेयी की उदार चरित्र की वजह से ही वो समाज के सभी तबकों में लोकप्रिय रहे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत पाकिस्तान के बीच बेहतर रिश्तों के समर्थक थे। उन्होंने कश्मीर समस्या के हल के लिए राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा में शिखर वार्ता की। हालांकि उनका ये प्रयास विफल रहा। आर्थिक विकास के लिए अटल जी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना समेत कई योजनाएं शुरू की थीं। वाजपेयी एक बड़े राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ एक कवि भी थे। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। पंचतत्व से बना शरीर भले ही मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, अंदाजे बयां और देश प्रेम का जज्बा हमेशा कायम रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को राजनीति के इस पुरोधा से सदियों तक प्रेरणा मिलती रहेगी। और अब बाढ़ और बारिश से जुड़ी खबरों की। केरल में लोगों को बाढ़ से थोड़ी राहत मिली है। केरल के कई जिलों में जलस्तर घट रहा है। लोग अब राहत शिविरों को छोड़कर अपने घरों को लौट रहे हैं। केरल में अब तक बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 36 लोग अभी भी लापता हैं। राज्य में बारिश की तेजी में कमी आई है। प्रदेश के सभी 14 जिलों में से किसी में भी रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया है। इडुक्की, कन्नूर और कासरगोड में आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंकड़ों के अनुसार कुल 11,901 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 1,115 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं कर्नाटक में बाढ़ से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ से जुड़ी घटना में कर्नाटक में अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है। 48 लोग अभी भी लापता हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने 6 लाख से अधिक लोगों को बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। लोगों ने 943 राहत शिविरों में शरण ली हुई है। 5 लाख हेक्टेयर फसल खराब हो गई है। 71,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य की बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिले मूसलाधार बारिश की चपेट में हैं। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ के कारण अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। नर्मदा, शिवना, बेतवा और ताप्ती नदियां उफान पर हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश से हालात खराब हैं। वहीं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान झालावाड़ समेत कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, टोंक और उदयपुर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं अलवर, करौली, दौसा, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, सीकर और पाली में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खेल की दुनिया से खबर है। टीम इंडिया के मुख्य कोच के चुने गए उम्मीदवारों का आज साक्षात्कार लिया जाएगा। कपिल देव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय क्रिकेट सलाहकार समिति के समक्ष ये साक्षात्कार होंगे। टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए 6 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इस दौड़ में टीम के वर्तमान कोच रवि शास्त्री का भी नाम शामिल है। और इसके अलावा जिन नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनमें टीम इंडिया के पूर्व मैनेजर लालचंद राजपूत, पूर्व फील्डिंग कोच रॉबिन सिंह, न्यूजीलैंड के पूर्व कोच माइक हेसन, पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर और श्रीलंका के पूर्व कोच टॉम मूडी, वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर और अफगानिस्तान के पूर्व कोच फिल सिमंस शामिल हैं। क्रिकेट सलाहकार समिति में कपिल देव के अलावा अंशुमन गायकवाड़ और भारतीय महिला टीम की पूर्व कप्तान शांता रंगास्वामी हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।